अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त जन्नत अली आज एक नई एपिसोड के साथ। और आज के मेहमान ऐसे हैं नाज़रीन, जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ट्रेंड सेटर, हर चीज़ फर्स्ट टाइम होती है और कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े इनोवेटिव होते हैं और सोसाइटी को चैलेंज करते हैं। तो शी इज़ वन ऑफ देम एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर जिन्होंने 22 साल की उम्र में ढोल बजाना स्टार्ट किया, पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर। और इसके साथ साथ वो ग्रेट गूंगा साई और मिठू साई की शागिर्द भी हैं। नॉट ओनली डैट, शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग करती हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं बहुत सारे मुल्कों में, जैसे कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में। ना कि सिर्फ ये, बहुत सारी सूफ़ी नौबत जो उन्होंने परफॉर्म की है औलिया इकराम के दरबारों में, और बहुत वेल नॉन लोगों के साथ उनको मौका मिला है काम करने का और अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगी और मेरे पास तो अल्फाज भी कम हो रहे हैं, तो आइए वेलकम करते हैं हुरिया असमत को अपने शो में। वेलकम हुरिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और मुझे हुरिया बहुत खुशी हो रही है और थोड़ा सा मेरा मुंह भी थक गया आपका तारुफ करवाते हुए। अभी भी बहुत सारी चीज़ें थी और वेलकम, आपने वक्त निकाला और आप शो में आई। और मुझे सबसे अच्छी नाज़रीन बात ये लगती थी, हुरिया और मैं फ़र्स्ट टाइम मिले और वहाँ एक बहुत बड़ा वेबिनार और सेमिनार इस टाइप की इवेंट्स चल रहे थे और एकदम हुरिया और मैं फ़र्स्ट टाइम मिले और हम अपनी बातें स्टार्ट कर दी। हम भूल गए कि हमारा टॉक है, हमारा सेशन है। Exactly. तो हुरिया, एक केमिस्ट्री भी होती है ना समटाइम्स। एक रिश्ता होता है जो ऐसे दोस्ती का होता है, जिसको हम जिस्म का रिश्ता बोलते हैं। एक रिश्ता होता है रूह का, हमारी रूह जो होती है वो पहले से एक दूसरे को जानती हैं। तो वो जो रूह वाले रिश्ते होते हैं उनको बनने में टाइम नहीं लगता और वो वहां से निकल के, क्राउड से निकल के, लोगों से निकल के अपना कोना ढूंढ लेती हैं। एकदम से। यस। और वो सच्चे रिश्ते होते हैं, वो किसी मतलब बेनिफिट्स या नहीं होते। तो हुरिया, जर्नी विद जन्नत एक ऐसा शो है जो कि इंफरटेनमेंट शो है और इसमें बहुत सारे लोग जो जिस तरह आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोसाइटी में एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आ रहे हैं, वो आकर एक पैगाम देते हैं इंक्लूजन और डाइवर्सिटी का। तो इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट जो सा है उसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो हुरिया, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट में मैं जानना चाहूँगी आपकी कहानी एक ज़रा मुनफरिद अंदाज में। मतलब मैं नहीं चाहूँगी बड़ी ड्रैग करके स्टोरी बताएं, मैं एक आपकी जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनमें से कुछ पिक करूँगी और आपसे सवाल पूछूँगी। आपको पता है कि जेंडर के साथ कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। मतलब कुछ मेल के साथ कि मेल ये काम कर सकते हैं, मजदूर बन सकते हैं, विमेन हैं खाना बना सकते हैं, मतलब एक नोशंस सोसाइटी ने जो जोड़े हैं वो अटैच हैं। लेकिन हुरिया, आप फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर हैं, तो आपको लगता है कि ये जो आप काम करें, ये तो समझा जाता है कि मेल डोमिनेंट आर्ट एक्टिविटी है और इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना, तो आपकी ज़िंदगी में ये ढोल बजाना और एक ढोली का आपको जो टाइटल मिला है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोसाइटी के नोशंस हैं आपने उनको कैसे चैलेंज किया? अच्छा, जब कोई आप काम कर रहे होते हैं ना, तब तो आपको नहीं पता होता कि आप क्या काम कर रहे हैं और कितना मुश्किल काम है, या ये काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि जो आप सोचते हैं और अगर आप प्रैक्टिकली उसको करना लग जाते हैं तो वो हो जाता है, वो जितना मर्जी मुश्किल हो। लेकिन लिटरली मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ढोल वाली बन जाऊंगी या मैं एक ढोल वाली हूँ। मैंने इसको सिर्फ अपने लिए, अपने सुलैस के लिए मैंने इसको अडॉप्ट किया, मैंने इसको ख़रीदा, मैंने इसको बजाने की कोशिश की, नहीं बजा, फिर मैंने टीचर्स ढूंढे। और इन शॉर्ट ये कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली ढोल वाली बनूंगी। और मुझे 5 इयर्स के बाद, जब जिसको बोलते हैं ना, आपको कोई आप ख्वाब देख रहे थे और वो ख्वाब से आपकी आंख खुली और आपको पता चला कि अच्छा मैं ढोल वाली हूँ, और वो भी एक ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब मुझसे क्वेश्चन किया गया, और तब मैंने उसको अनकॉन्शियसली आंसर किया कि अच्छा यार, वाकई मैं तो एक प्रोफेशनल ढोल वाली हूँ। नहीं तो ऐसे जैसे कोई आंख खुली हो और पता चला हो, क्योंकि सोची ही नहीं थी ये बात।
कि एक तो मीडिया में आऊँगी और ढोल बजाऊँगी, म्यूज़िक को ज्वाइन कर लूँगी, पूरा एक प्री प्लान होता है ना जी, मैं तो मॉडलिंग करना चाहती हूँ या मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे स्टडीज़ में भी दूर दूर तक म्यूज़िक कहीं पर भी नहीं आता था। अच्छा। और सोचों में भी नहीं आता था। फेमस हो गई, वायरल हो गई, एक ढोल वाली बन गई, उससे पैसे भी कमा लिए और उसके बाद एहसास हुआ यार तुम तो ढोल वाली हो। बड़ी लव स्टोरी है। लेकिन हुरिया, आपके ढोल बजाने में मुझे एक कभी कभी हर इंसान अपने तरीके से देखता होगा, लेकिन नाज़रीन मुझे तो लगता था जैसे इसके पीछे एक पैशन है, एक दर्द है, कोई इसके पीछे कुछ इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी है ये ढोल बजाने की? एग्जैक्टली ऐसे हुआ था। मेरे बहुत करीबी लोग, जैसे मेरे फादर चले गए, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे बेटे की डेथ हो गई, और ये सारी डेथ्स मैंने 1.5 साल में देखी और सारी सडन थी तीनों। 1.5 साल में सबकी? मेरे फादर की डेथ तो सडन नहीं थी, वो एस्थमेटिक थे, और लेकिन वो ऑब्वियसली जब अपने बाप की बारी आती है तो हर कोई कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर 11 मंथ्स के बाद मेरे बेटे की डेथ हुई। ही वॉज 1 year and 3 months 20 days old। उसको भी चोकिंग हुई, सडन डेथ थी। और उसके 3 months and 8 days के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, वो भी एक सडन डेथ थी। तो वो सारी डेथ्स में मैं बिल्कुल ना अकेली रह गई, तन्हा रह गई। so sorry। उसमें जो मेरी बिल्कुल लास्ट फोटो थी ना, बिल्कुल जिसको रीसेंट बोलते हैं, डेथ से बिल्कुल पहले जो लीवी फोटो थी, वो जब मैंने तस्वीरें देखी अपने बेटे की, तो उसमें मुझे जो रीसेंट फोटो मिली उसमें वो मेरे बैक बिल्कुल ऐसे टांग के पास खड़ा हुआ है, उसकी बैक है। अच्छा। और मैंने गले में ढोल डाला हुआ है। और अच्छा। अब ये उस टाइम पे मैं बजाती नहीं थी ढोल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ढोल वाली हूँ। अच्छा। हम एक कार्निवल पे गए, वहाँ पर एक ढोल वाला बैठा हुआ था। मैं ऐसे ही कुछ क्लाउन्स थे, करेक्टर्स थे, तो मैं उसके साथ उसकी तस्वीरें खींच रही थी, और वो बोलता नहीं था, तो वो चलता हुआ ढोल की तरफ चला गया और उसने ढोल को हाथ लगाना शुरू कर दिया। अब मैं उसको तो पहना के ढोल नहीं खींच सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा है। वो मैंने खुद अपने गले में डाल लिया ढोल, और मैंने उसको, वो खड़ा इधर ही हुआ है लेकिन वो क्लिक के अंदर उसका मुंह उधर चला गया। वो उतनी देर में बच्चा हिल जाता है तो उसका मुंह उधर चला गया। अब वो आखिरी तस्वीर वो थी जिसको मैं उसी को ही देखती रहती थी। अच्छा। वो देख देख के ना मेरे ब्रेन में ढोल उतर गया था। अच्छा। और फिर कुछ महीनों के बाद जब मेरी बर्थडे आने वाली थी तो भाई ने पूछा तुमने क्या लेना है, तो मैंने कहा मुझे ना ढोल लेना है। पहले तो इन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि ढोल लेना है, पागल हो गई है ये वो। फिर उन्होंने कहा इसको ऐसे ना थोड़ा थोड़ा कुछ होता है कि अब मैंने ये काम शुरू करना है, मैंने ये काम शुरू करना है, जैसे एक सीजन आता है थोड़ा सा, तो चलो कोई बात नहीं ना, अभी इसको थोड़ा पैम्पर भी करना है, तो ये कैरियर इसको ले देते हैं। इतनी मुश्किलों से वो ढोल खरीदा, पता ही नहीं था ढोल कहाँ से मिलता है। इतनी मुश्किलों से वो ढोल आपको तब बजाना भी नहीं आता? नहीं, सोचा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था पहनते कैसे हैं। बस वो पिक्चर से, बस वो पिक्चर वो उतर गई हुई थी ना, तो वो और मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे बस उसने पूछा और मैंने उसको बोला कि हाँ भाई ढोल लेना है। और उसने मुझे, थैंक गॉड भाई, थैंक यू सो मच, तूने मुझे ढोल लेके दिया। उसने मुझे ढोल ले दिया, और मुझे आज भी याद है जिस शॉप से हमने ढोल लिया, उस शॉपकीपर को से बोला कि 2 months के बाद अगर मैं आपको ये ढोल वापस करूं तो आप कितने पैसों में वापस करेंगे। तो मैंने उसके साथ यूँ करके देखा क्या मतलब है इसका। तो ही सेड हाँ, तो मैं इसी तरह होता है ना कि अब मैंने ये खोलना है, अब मैंने ये करना है, अब मैं ये करने लगी हूँ, कुछ देर का शौक होता है, तो ये शौक है, इसका उतर जाएगा। अच्छा, अब वो ढोल आ गया। वो ढोल मुझे ऐसा, फिर वो लोग मुझे बोलते तुम्हें बजाना भी तो नहीं आता, तुम क्या करोगी, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे वो ढोल बजाना आता है। और जब वो ढोल मैंने खरीदा और वो घर आया और मैंने उसको बजाया, तो वो उसको बोलते हैं ये कानी धमाल है, आधी धमाल है। ये मुझे अल्लाह की तरफ से आती थी जब मैंने उसके ऊपर बजाई। इट्स इंट्यूशन। लेकिन क्या था, और अच्छा मैंने कभी सुना भी नहीं था ढोल। एक होता है ना आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, मैं म्यूजिक भी नहीं सुनती थी। आपको ढोल वालों का पता होता है, कोई फेमस ढोल वाले हैं, आपको उनका पता है, ऐसा कुछ तब तक गूंगा साईं जी का तो आप सवाल ही ना पैदा होने देना कि मुझे पता था उनका। अच्छा। और नाजरीन ये देख लें ये स्टोरी। और मैंने जब उसको बजाया तो मैं 17-18 सेकेंड्स तक उसको बजा लेती थी। और वो इतना मुश्किल काम था। फिर उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे इंटरनेट पे कोई डाटा नहीं मिला। बहुत थोड़ा सा एक चाल का डाटा मुझे मिला जो सिखड़ी है,
ये वाले ठेके का मुझे डाटा वहाँ से मिला, जो कि सिख ही कुछ कैनेडियन सिख्स थे, उन्होंने 1-2 क्लासेस उसमें दी हुई, और वो दिल को नहीं भाया क्योंकि वो सूफी ढोल नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप उनसे मिली कैसे? गूंगा साईं जी से इस तरह मुलाकात हुई कि मुझे बिल्कुल अभी मैंने बजाना शुरू ही किया था, मतलब मैंने ढोल लिया ही था और ऐसे फेसबुक पे तस्वीर डाल दी और छोटी सी एक वीडियो डाल दी, तो मैं वहाँ से वायरल हो गई थी। अब सिचुएशन ये थी कि मैं कॉन्सर्ट्स मुझे आ रहे थे और वो जो थोड़ा सा ढोल आता था मैं उसे कॉन्सर्ट्स प्ले कर रही थी। मुझे एक इवेंट आ गया ओमान का, जो कि 10 डेज के हमने वहाँ पर जो है कैंपेन करनी थी, और उसमें अब मुझे ये था कि मुझे बजाना तो उतना आता है, लेकिन मुझे मेरा स्टेमिना नहीं है कि मैं उसको इतनी देर तक बजा सकूं। तो जिन्होंने मुझे ऑफर की थी ओमान की, उन्होंने मुझे एक ढोल वाला बच्चा बताया कि आप इसको घर भी बुला सकती हैं और इस तरह, क्योंकि अच्छा शुरू में तो ऐसा सीन था कि कोई आ रहा है ना, ढोल छुपाओ ढोल छुपाओ ढोल छुपाओ, ये वाला सिचुएशन होती थी। चादरें डाल लें उसके वो क्यों? उसके विषय मतलब घर में ढोल पड़ा हुआ है यार, कम ऑन, मतलब आप म्यूजिक फैमिली से नहीं हो, आप कोई नहीं है। और लेकिन आपके भाई ने गिफ्ट भी तो किया आपको। वो तो उसने गिफ्ट मुझे किया ना, लेकिन बजाए ना बस कभी कभी, ऐसा प्रोफेशन ना बना। एग्जैक्टली, सीक्रेटली हमने इसको, प्रोफेशनली तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, और उसने भी नहीं सोचा था। मैंने बस उसको जब उसने कहा ना क्यों लेना है, तो मैंने कहा बस मुझे दिल करता है, मैंने लेना है। अब वो जो एग्रेशन था ना, वो जो बच्चे के चले, अब होता क्या है कि एक जो माँ होती है वो हर वक्त अपने बच्चे को ऐसे आता है, हक कर रहा है, उसको गोद में रख रही है, कुछ कर रही है। तो मेरी मामा ने मुझे कहा तुमने रोना नहीं है, जब उसकी डेथ हो गई। अच्छा, अब मैंने रोने को तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को उस तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे सेंसेशन फील होती थी, मेरी बाजुओं में सेंसेशन होती थी कि यहाँ पर कोई नहीं है। जैसे हमें अगर आदत है कान में कुछ पहनने की, आपको बच्चों को टॉप्स पहनाते हैं तो वो सारी लाइफ में आदत हो जाती है, और फिर वो नहीं होते तो हमें लग रहा होता है अच्छा कहाँ गया, हाँ गिर गया, ऐसे। तो वो कुछ अपने से उतर गया ना मेरा, तो वो वो ढोल की शक्ल में आपको मिल गया। तो वो जब ढोल मेरे पास आया तो आई कैन हग माय ढोल, और मैं जब उसको बजाती थी तो मेरे हाथ जो हैं वो काम कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं वो, और मेरा एग्रेशन उसके ऊपर निकलता था, मुझे अच्छा लगता था वो। मैं कुछ भी बजा रही होती थी, मुझे ऐसा ना अंदर से अच्छी फीलिंग आती थी। तो इसका मतलब है हमारा आइडिया ठीक था, आप एक तो बेबी की तरह फील करती थी। बिल्कुल मेरा बेबी है। हाँ, जैसे बेबी है, और फिर आप एग्रेशन, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आर्ट का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसने आपको स्पेस दी। और पहली रात थी वो मेरे ढोल के साथ मेरे रूम में, जब मेरा ढोल आया है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा कमरा खाली नहीं है। आपको लगा कि अब वो कमी मेरे पूरी होगी? हाँ, ऐसे आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि हाँ नहीं कोई है, सो जो। मतलब एक होता है ना कि तन्हा है बंदा, उसकी आंख खुल गई तो एकदम से उठ के बैठ जाता है। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे लोग चले गए मेरे पास, और उस टाइम पे जब मेरी आंख खुली और मुझे लगा नहीं मेरे पास कोई है, फिर सो जो, तो वो एक ऐसे तसल्ली सी इसने देना शुरू कर दी, सुकून सा मुझे देना शुरू कर दिया। और बस वो जर्नी फिर स्टार्ट हो गई। वो बच्चा जो मेरे पास आया, मेरे साथ जो प्रैक्टिस करता था, उसने मुझे आके बोला कि आप ही जो आप ढोल बजा रही है ना, इससे जो आप पैसे कमा रही हैं ये हराम है। मैंने उसकी तरफ क्यों देखा, मैंने कहा क्या मतलब, तुम भी तो पैसे कमाते हो ढोल से, तुम्हारे हराम नहीं है और जो मैं कमा रही हूँ वो हराम है। तो ही साइड नहीं, हमारे साथ तो किसी की दुआ भी है और हमारे साथ हमारे उस्ताद भी हैं, मतलब हमने शागिर्दी भी ली हुई है किसी की, और हमारे पीछे किसी की वली की दुआ भी है। तो आपको शागिर्दी भी लेनी पड़ेगी और आपको दुआ भी किसी से लेनी पड़ेगी, फिर आपका ना ढोल कंप्लीट होगा, फिर आपका जो आपका कमाना है वो हलाल होगा। अब हम एक सैयद शबीर शाह हैं, हक हुए हैं अभी 2 इयर्स हुए हैं, अराउंड 2 इयर्स। तो हम उनकी जगह पर गए, वहाँ पर जुमेरात थी, उसने कहा मैं आपको ड्यूटी कराता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या, चलो चले। मैं उसके साथ चली गई, हमने वहाँ पे ड्यूटी की। मुझे याद है लाइफ में पहली दफ़ा मेरी टांग कांप रही थी। हमने उससे पहले मैंने कॉन्सर्ट्स बजा लिए हुए थे, उससे पहले तक मैं कॉन्सर्ट्स बजा रही थी और इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं स्टेज पे खड़े होके ढोल प्ले कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक काइंड ऑफ दरबार पे खड़ी हुई हूँ और इतने लोग भी नहीं है, और मेरी राइट लेग कांप रही थी उस टाइम पे जब मैंने ढोल बजाया। फिर उसके बाद उसने कहा कि ना आज जुमेरात है तो ना शाहजमाल सरकार ढोल बज रहा होगा, चले वहाँ चलते हैं। अब रात के 9 बजे जब मैंने घर वापस आना है, और ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं थी घर में कभी कि हम रातों को घर से बाहर हैं या हम दिनों में घर बाहर फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही परमिशन थी घर से बाहर जाने की। अब क्या हुआ है कि मैंने उसको बिना सोचे समझे बोला चलो चले। हम चले गए वहाँ पर। उसने कहा मेरे ना उस्ताद ऊपर ढोल बजाते हैं तो चलने ऊपर चलते। इतना रश, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं है। मैं देख रही हूँ ये पागल हो गया, कैसे लेके जाएगा। हम सीढ़ियाँ चढ़े, उस रश को हमने देखा है और रश बीच में से ऐसे होने लग गया। उन्होंने खुद ही जगह छोड़ी। इतना अदब दरबार पे आपको कहीं नहीं मिलेगा।
किसी जगह पे आपको मुझे इतना लगता अदब नहीं मिलेगा। है इससे आपकी ज़िंदगी से ये जो ढोल बजाने का सफ़र स्टार्ट हुआ है उसमें सूफीज़म और स्पिरिचुअलिटी का बहुत उसी से इंपॉर्टेंट आया। रोल है। तो अब ये सेगमेंट हमारा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, फर्स्ट टाइम इतना लंबा हुआ है, तो आप मुझे शॉर्ट आंसर में बताएंगे कि सूफीज़म और स्पिरिचुअलिटी का आपको क्या लगता है, अगर एक लफ्ज़ में, एक सेंटेंस में बताएं, आपकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ जो ढोल का है वही स्पिरिचुअलिटी का है, वही सूफिज़म का है। क्यों? क्योंकि ये एक सूफ़ी साज है, ये फ़कीर के गले में होता है, ये डंका है, ये नौबत है, ये मुर्शिद की नौबत है, मौला अली की नौबत है, ये एक सूफ़ी साज ही है। तो उसको अगर मैंने जब लोग मुझसे पूछते थे ये क्या है, तो उनको बताने के लिए मुझे सर्च करना पड़ा। और जब मुझे सर्च मैंने किया तो मुझे यही पता चला कि ये तो दरबारों पे बजता है, ये तो दरबारी साज है। और आपको क्या लगता है ढोल में से क्या आवाज़ आती है, क्या मैसेज देता है, क्या लफ्ज़? क्या नहीं देता? ये जो हम बजाते हैं ना, मस्त कलंदर झूले लाल, मस्त कलंदर झूले, ये धमाल है जो हमारी फेमस है, जो हम नौबत प्ले करते हैं, धमाल प्ले करते हैं, जिसपे धमाल भी होती है, पूरे वर्ल्ड में इसमें फेमस पूरे है। वर्ड्स हैं। ये मस्त कलंदर झूले लाल है। और आपको पता है मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर की नौबत पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। जो जिसका जैक नहीं लग रहा होता वो सिंगर मुर्शिद की नौबत पढ़ता है और निकल जाता है, ये तो सबको पता है। और बहुत सारे लोग जाते और फिर उसके बाद ली हैदर, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें। ये जो ढोल हम बजाते हैं, जैसे जैसे बीट चेंज होती है अल्फाज चेंज होते हैं, इसके पूरे अल्फाज हैं। तो ये बहुत, आई थिंक ये सेगमेंट नाज़रीन फर्स्ट टाइम हमारा इतना लंबा सेगमेंट गया और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था स्टॉप करने को। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो जो एक सीक्वेंस और जो चेंज चल रही है, जो ये मैसेज बताना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखा। आई होप आपने भी सीखा होगा। तो यहाँ एंड करते हैं अपने सेगमेंट का और अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वो थोड़ा सा फन वाला सेगमेंट है, उसका नाम है फन टाइम। तो हुरिया, आपको पता है फन टाइम जो सा सेगमेंट है बड़े मज़े का सेगमेंट है। इसमें इतनी सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं। जितने भी गेस्ट अभी तक आ चुके हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कार्ड पड़े होते हैं, तो इनमें से आपको एक पिक करके बताना होता है। फिर वो हम फ़न एक्टिविटी आपके साथ परफॉर्म करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या आपको कोई टास्क देंगे जो फ़न रिलेटेड होगा। आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। आप इनमें से एक कार्ड पिक कर लीजिए। अच्छा, बीच में से भी, कहीं से भी? हाँ, कहीं से भी 1 कर 2 3 लीजिए। 4 5th करूंगी मैं। ओके, अभी मुझे आपको देना। हाँ जी, हाँ जी। हुरिया के सेगमेंट का नाम है लिविंग इन द मोमेंट। तो ये बड़ा मज़े का आपका सेगमेंट है। आपको पता है ये हमारे पास एक टैबलेट मौजूद है, इसमें कुछ तस्वीर हैं और ये एक चैलेंज है जो कि आपका मेमोरी टेस्ट है और इसके अलावा आपका क्रिएटिविटी चैलेंज है। ये दोनों टास्क मिक्स करके ये नाम बना है लिविंग इन द मोमेंट। तो नाज़रीन, हम जाने लगे हैं लिविंग इन द मोमेंट में। हम देंगे टैबलेट हुरिया को। हुरिया कुछ पिक्चर्स देखेंगी और हमने ये हमारे जो पूरा कंटेंट डिज़ाइन हुआ है इस पर बड़ी स्ट्रगल हुई, बड़ी मेहनत हुई है। हुरिया की कुछ लाइव से हमने पिक्चर्स पिक की हैं, तो हुरिया को हम दिखाएंगे और पूछेंगे ये पिक्चर कहाँ ली गई थी और वो पिक्चर को देख के एक कोई भी टाइटल आपने बताना है। आपने बताना है कि इस पूरी सिचुएशन को किसी फिल्म का, किसी मौजू का, किसी मुहावरे का, कैसे कोई भी आप टाइटल देना चाहें तो कैसे देंगी। तो आपके पास ये जाता है टैबलेट। ओह, डोंट टेल मी। ये फर्स्ट पिक्चर की कौन है जरा बताएं। ओह माय गॉड। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे इनका नाम नहीं आता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, मुझे इनका नाम नहीं आता, लेकिन ये बहुत फेमस क्या है ये, मौलाना साहब? हाँ, मुफ्ती साहब, वही तो। यार ये फोटो जो है PSL के दौरान, PSL चल रहा था और फर्स्ट PSL था, आई थिंक। हाँ, फर्स्ट PSL था और उस पे एक शो में ये भी गेस्ट थे, उसी शो में मैं भी गेस्ट थी। और उसके बाद जो है वो, मैं बहुत स्नैपचैट वाला बंदा था उस टाइम पे, तो ये मैंने इनके साथ एक स्नैपचैट ली थी। और मैं उस टाइम पे क्या करती थी, मैं फिल्टर्स लगा के ना लोगों के साथ मतलब ऐसे बना लेती थी। आपने वो वाला फिल्टर तो नहीं बना लिया स्नैपचैट का, बड़ा कॉमन सा फिल्टर जिससे जुबान भरने का? नॉट रियली। अच्छा, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता है इस्लामिक स्कॉलर या इस लेकिन तरह वो की तो कोई बड़े आती है ना। फिल्टर लगा के पिक्चर्स खींचते हैं। नहीं, मुझे अदब आया। हाँ, देखें, टोपी और दाढ़ी का अदब तो हमारे अंदर है, एक तमीज़ तो वो आई। और
इसका ये टाइटल क्या होना चाहिए? आई एम सॉरी, इसका टाइटल है आई एम सॉरी, क्योंकि इस तस्वीर पे बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि ये बाद में वायरल हुई। जब ये मैंने खींची थी उस टाइम वायरल नहीं हुई, ये उसके बाद में वायरल हुई जब इनकी काफ़ी सारे स्कैंडल्स मतलब जब ये वायरल हो चुके थे, ये कहना चाहिए स्कैंडल से। माय गॉड, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप लोगों ने? बस देख लें फिर। अच्छा, ये मेरी 30th बर्थडे की है और इस पे क्योंकि मैं 30 इयर्स की हुई थी, आपको पता है 0 तो 10 साल के बाद लगता है, बिल्कुल। तो 30 ढोल बजे थे और मैंने 30 ढोल, हाँ जी, और मैंने बैटल अनाउंस की थी कि अगर कोई लड़की समझती है कि वो मुझसे सीनियर है तो वो आके मेरे साथ प्ले करे, और उस टाइम पर कोई भी नहीं आया वहाँ पे। और डॉक्टर एजाज बहुत बहुत अच्छे एक मेरे फ्रेंड हैं, क्या बताऊँ, जैसी तो बहुत जबरदस्त, एग्जैक्टली हमारे शो में भी आ रहे हैं, यू नो। अच्छा, वाओ, वेरी नाइस। तो इनका दिल बहुत अच्छा है, बहुत सिलेक्टिव, जो बाहर के लोग बहुत सिलेक्टिव थे और बाकी ओपन इनविटेशन था ढोल वालों के लिए। तो यहाँ वहाँ पर और बहुत सारे ऐसे गेस्ट थे जो बोल रहे थे कि हम जब घर भी वापस गए थे ना तो हमारे कानों में ढोल बज रहा था। तो आपको तो आपकी देख लें नाज़रीन, मेमोरीज देखें आप। और मैं दीवानी हुई थी उस टाइम, आपने मेरा चेहरा देखा है और मेरी हालत देखी है क्या थी, मुझे कुछ नहीं, और मैंने पूरा प्लान किया था कि जब ढोल बजेगा मैं बहुत जो है ना वो सोबर रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सबको अच्छे से वेलकम करूंगी। और जब ढोल बजाए तो मेरी सिर्फ धमाल थी। आप ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल, यू नो, आउट ऑफ द वर्ल्ड जब भी ढोल बजता है। और फिर मुझे अपने बालों की होश नहीं होती, मुझे किसी चीज़ की। तो और ये जो मैंने नीचे हाथ में ढोल पहना हुआ है, ये मेरी एक फ्रेंड है नगीन, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो पेंट करती हैं। हाँ, yes, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। और साइकोलॉजिस्ट भी हैं शायद, yes, है ना? हाँ, अभी उनका कोई और भी तो सीन बहुत अच्छा हुआ है। नेक्स्ट आपकी कौन सी? अच्छा, और नेक्स्ट दिखाएं। ओह, अच्छा, दीदी जो है, ये भी मेरी बर्थडे की है, जब हम नीचे आ गए थे। ये कौन से वाले? ये उसी बर्थडे की है, क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट जगह रखी हुई थी, एक ही जगह पे 3 डिफरेंट लोकेशंस थी। हमने ढोल कहीं और बजाया था, बैटल कहीं और की थी, और हमने जो डिनर है वो कहीं और किया था। तो ये डिनर वाली प्लेस है। दीदी थोड़ी लेट आई थी और मेरे कहने के मुताबिक वो अपने जो ड्रेसिंग है वो करके आई थी। मैंने उन्हें कहा था कि आज आप मेरी गर्लफ्रेंड लगनी चाहिए और आप ब्लैक कलर का ड्रेस आपका जो है मैक्सी आपने पहनी है। आपने एक चीज़ मिस कर दी, आप वापस आए, इस पिक्चर को नाम दें। ओके, हाँ, इस पिक्चर को कैप्शन, आप बड़े आराम से बच रही थी। 30th बर्थडे, 30th बर्थडे, अच्छा ठीक है, 30th बर्थडे, मजे मजे के भी नाम दे, फन सेगमेंट है। अब दीदी वाले को क्या टाइम थे यार, ये मेरी जान है यार, ये मेरा ये ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे मैं कोई छोटा बेबी होता हूँ इनका। अच्छा। और मेरी लाइफ में इनका जो है ना वो बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, किरदार है। हाँ, मेरी लाइफ में बिल्कुल इम्पोर्टेंट किरदार है। कि दीदीज लव क्या टाइटल देना चाहेंगे आप? ये माय बेबी, नाइस। चलिए अब चलते हैं 4th। ओके, नेक्स्ट, राइट, ये एक हमारा नेशनल टेलीविजन जो है उसके ऊपर एक म्यूजिक का कोई शो आता है। अच्छा, तो वहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग की ये है और ये उन्होंने खींची थी राबी ने और मैंने पोस्ट कर दी थी। तो एट इंटरव्यू चलेगा इसका, तो आई थिंक हाँ। अच्छा, एट इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू पे थी। बाकी ये मेरी फेवरेट शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है। अच्छा, ओह गॉड, पता है मैंने कितने सारी ये तस्वीरें छुपाई है, ये कहाँ से ढूंढी है? बस देख लें। ये तो मैंने पोस्ट भी नहीं की यार, ये तो मैंने जेन्युइनली, क्योंकि ये वो वाली मार्च की है जब वो स्कैंडल बना था, वो मेरी मर्जी वाला स्कैंडल जो बना था, ये तब की है। औरत मार्च की पिक्चर है। एग्जैक्टली, उनको उन्होंने ठीक गैस किया है। और साथ कौन कौन है? अच्छा, मीशा है, मैंने मीशा के साथ स्टेज शेयर किया था, मैंने उनके साथ ढोल बजाया था। उनका गाना था ढोल बजेगा, नहीं, बिजली आए या ना आए ढोल बजेगा। अच्छा, उसमें मैंने ढोल बजाया था और बीच में वन एंड ओनली हमारी जन्नत अली और हम सेकंड टाइम मिल रहे थे ना। हाँ, इसका मजे का टाइटल होना चाहिए कि फन वाला। ओके, मेरी तस्वीर मेरी मर्जी। हाय, मेरी तस्वीर मेरी मर्जी। तो मैं क्यों कोई और वो दूँ? 3 औरतें 3 कहानियां भी हो सकता था, है ना? हाँ, इस पे 3 कहानियां भी चलती हैं। चलें, आपकी तरफ से भी एक ऐड कर देते हैं। आई थिंक मुझे बहुत मजा आया और आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, इतनी अच्छी अच्छा, हमने 1 1 2 3 4 5 हमने मिस की है, नहीं 5 हो गई ना? हाँ, पूरी पिक्चर्स, और आपने बिल्कुल ठीक गेस किया सारी जगहों का।
और टाइटल्स भी आपने लेकिन दिए। बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि ऐसी जो ज्यादा लोग उठाते हैं वो प्रोफाइल पिक्चर वाली फोटोज होती है ना। हाँ नहीं हमने और पूरी इन्होंने रिसर्च की पूरा थी। अंदर जाके पूरा सही थोड़ा है, फन भी सही होना है। चाहिए ना सेगमेंट्स में। तो Nice, थैंक यू सो अच्छा मच लगा। हुरिया, बहुत You're मजा आया welcome. फन टाइम में। अब चलते हैं You're अपने welcome. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चास्की टाइम। ओके डन। तो नाज़रीन अब स्टार्ट करने लगे हैं चास्की टाइम। हुरिया आपको पता है चास्की टाइम में हम चाय पियेंगे और मज़े की बातें करेंगे, ठीक है? Right. आप चाय पीते हुए आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है जब लोग चाय चाय पीते हुए सबसे ज्यादा बातें ही हो सकती हैं। कैसे कैसी बातें? मेरी तो बातें बहुत डीप चली जाती हैं। चाय और पीते हुए? चाय मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चाय सियासत पीते हुए भी हो बहुत। जाती है। हाँ जो लोग जो करते हैं फिर वो लोग वही करते और हैं चाय। अच्छा हाँ, मेन मकसद चाय पी के गॉसिप का ही गॉसिप होता करने है। का, तो अभी हम यही करने लगे हैं आपके साथ। Right. आप मुझे ये बताएं कि हुरिया आपको देख के लगता है कि आप बड़े गुस्से वाली हैं, यू नो यो बॉय टाइप की और बड़ी असर्टिव सी, तो कभी आपने किसी को टींडा या फैंटी लगाई है कुट वगैरह? यार अभी मैंने पूछा है कि मुझे फंसाने तो नहीं लगी और आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं यार मतलब किसी को कुट लगाई है आपने? हाँ लगी। एक लड़की और बाकी लड़के। तो हैंडल कर लिया, फिल्मी सीन था कोई? हाँ लड़की वाला तो खासा फिल्मी सीन था क्योंकि जब उसने मार खा ली तो उसके बाद फिर वो मेरे टीचर को ये देखें यहाँ पे भी लगी, ये देखें यहाँ पर भी लगी, ये देखें हम तो सारे आपने कहा बिन देयर डन डैट, जो होना था हो गया। और जो हाँ और जिन्होंने देखा फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम उसको पूरे रूम में ऐसे 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 घसीट रही। ओह माय गॉड। इसका मतलब है कुछ अच्छा मेरा ये पुरानी हो गई हैं बातें, ये पुरानी है। अब अभी बहुत दिल सॉफ्ट हो गया हुआ है और वो उम्र भी कुछ ऐसी होती है ना 22-23 वाली के आपको पता नहीं होता इतना ज़्यादा। मैंने सुना आप जूडो कराटे भी सीखे हैं? नहीं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सीखे, छोटे होते जैसे क्लासेस बच्चे लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वो किए हुए हैं, लेकिन वैसे ढोल बजाते हुए कोई तंग करे तो क्या उसको जूडो कराटे? अच्छा हाँ यहाँ ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं अक्सर ढोल बजा रही होती हूँ तो वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें समटाइम्स ऐसा टाइम आ जाता है कि जिसमें मैं डगा साथी यूँ करके मार देती हूँ। और मेरे साथ बॉयज़ काम करते हैं मेरे बैंड में और जो हेल्पर्स, क्योंकि हेल्पर्स चेंज होते रहते हैं तो उनको याद रहता है कि हुरिया जी आपको याद है आपने हमें डगा मारा था, आपको याद है आपने हमें माइक मारा था। तो वो उनको वो इस तरह से मुझे याद करवाते हैं फलाने इवेंट पे आपने इसको माइक मारा था ना, मैं वो हूँ जिसको डगा मारा था ना, मैं वो हूँ। अच्छा समझ आ गई मुझे। इंस्टेंट कोई बात ना सुने। तो हुरिया इसके अलावा आप बताएंगे फ्री टाइम में क्या करती हैं? यूट्यूब देखती हैं या नेटफ्लिक्स? देखती तो नेटफ्लिक्स हूँ क्योंकि यूट्यूब पर मुझे इतनी ऑथेंटिक बातें नहीं लगती। और अगर आपने कोई सीरीज़ देखनी है या फिल्म देखनी है आपकी फेवरेट सीजन कौन सा है? मैं अभी अर्ली बर्ड पे फंसी हुई हूँ। और मैं जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई ऑफ कोर्स वो अर्तुगल था। अर्तुगल पहले मैंने टर्किश में ही देखा था। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो समझ नहीं आई थी उस टाइम पे, लेकिन जो हमारे नेशनल टेलीविज़न वालों ने उसको दोबारा से उसको ट्रांसलेट करके जो बताया उसमें बहुत पक्के अल्फाज और बहुत पक्की कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो नहीं समझ आ सकी थी, वो बाद में समझ। फिर आपने बाद में सारा देखा? फिर मैंने दोबारा देखा। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे देखा। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं हुरिया, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान में, तो कह रहे हैं पाकिस्तान खुद को फील हो गया मोटिवेशनल स्पीकर पैदा करने में, मतलब ईंट उठाएं तो हर बंदा निकल आता है मोटिवेशनल स्पीकर। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई ट्रेंड है कि बाकी लोग होते हैं या कोई फैशन आ गया क्या? अच्छा कुछ फैशन भी होता है, जैसे हर मौलवी होता है जो दाढ़ी वाला होता है वो मौलवी नहीं होता, हर बोलने वाला मुफ्ती नहीं होता। तो आपके पास अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर ही समझ आती है कि कहाँ पे तुल रहा है इंसान ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी जब अगर बात करता है तो उसकी बात में कितना वजन है फिर पता चलता है। Exactly. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा सियासत में कौन से सियासतदान पे आता है? कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिससे मतलब गुस्सा आ जाता है? अच्छे हैं और फिर भी कोई ना कोई तो एक ऐसा होता है ना, जरूरी है बोलना। ये तो नेचुरल थी। अच्छा मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, बहुत हसीन है, मेरा भी क्रश रह चुकी हैं, लेकिन जब वो झूठ बोलती है ना, गलत बात करती हैं, क्योंकि अच्छा वो बच्चे वाला झूठ, बाकी सियासतदान सच बोलते हैं। नहीं जैसे ये देखें झूठ के भी किस समय ना, अभी कब किसी बच्चे से गिर के टूट जाए तो वो बच्चा बोलता नहीं मैंने नहीं किया,
हाँ, है ना, बिल्कुल ऐसा बच्चों वाला झूठ होता है ना, वो उस तरह के झूठ बोलती हैं। तो चाहे गुस्सा तो नहीं, हंसी सी आ रही होती है कि यार एक इतनी मैच्योर खातून हो के क्या बात करी है। वैसे मैं PTI हूँ तो मुझे अपने सारों से बहुत प्यार है, मैं PTI के सदके जाऊँ, मैं इमरान खान। और अगर आप हीरो होते तो अपने हीरोइन किसको बनाते? मतलब रियल लाइफ में रह के देखें कि ऐसे फैंटेसी की बात करें? फैंटेसी नहीं, फैंटेसी की बात नहीं करते। रियल लाइफ में तो ऑफ कोर्स दीदी मेरी गर्लफ्रेंड ही होती है सारी जिंदगी के लिए। दीदी मैं बता रही हूँ आपको, हुमैरा अरशद, यानी हुमैरा अरशद जी हमेशा के लिए गर्लफ्रेंड होती, फिर मेरी बीवी बनती, फिर मेरे बच्चों की माँ बनती। अच्छा, मैं एक और बड़े मज़े की बात पूछना चाहूँगी। आजकल मी टू कैंपेन बहुत ज़्यादा इन है, बहुत सारे लोग अब जाके अपने दिल की बातें करते हैं, वो बताते हैं कि मेरी भी हरासमेंट हुई थी। लेकिन आपको लगता है कि विमेन भी मैन को हरास कर सकती हैं? हाँ, करती होंगी। हाँ, कोई आपको कोई देखें, हरासमेंट सिर्फ ये नहीं होता ऐसे करके टच करना, ये हरासमेंट नहीं होती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मर्द जो हैं वो औरत से अनकंफर्टेबल फील करें, क्योंकि हम मी टू तभी लगाते हैं जब हम अनकंफर्टेबल फील करें। तो पहले हम ऐसे मूवीज में देखा करते थे कि इंडियन मूवी आई थी, उसमें मैंने देखा था कि वो बॉस की बीवी से आपको लगता है सारी कैंपेन सही होती हैं या कुछ वो हाइप लेने के लिए या वो नहीं? देखें, हर चीज़ के अंदर एक कोई बीच में फितना डालने वाला बंदा होता है। कैंपेन बहुत अच्छी थी, बहुत सही चल रही थी, जो बीच में एकदम से इतने वल्गैरिटी वाले नारे और वाले बाज आ जाए, है ना? एग्जैक्टली, वो बात आ जाए। मैं बिल्कुल, जिन्होंने आके इस कैंपेन, इतनी मुश्किल कैंपेन, मुझे पता है हम वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड, हम तब वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं, तब से हम लोग अवेयरनेस जो है वो दे रहे हैं। अब आके वो चीज़ें, वो गोल अचीव हुए थे और उसको इतने बुरे तरीके से वो पोर्ट्रे कर दिया गया, और लिटरली पोर्ट्रे नहीं कर दिया गया जन्नत, वो जब मैंने भी वो पढ़े ना, जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और वो स्लोगन्स के उन्होंने वो नीचे रखे हुए थे और मैंने टर्न बटन सारे जाके पढ़े, यार मुझे पर्सनली शर्म आ रही थी। ये तो बाद में वो सारा कुछ निकला और वो इनको कुछ चीज़ें मिली जो इन्होंने वायरल किया। आपका सबसे जो स्लोगन बुरा लगता था वो कौन सा था? वही जो सबको लगा था। अच्छा, पता है क्या, उसमें ना चाहते हुए, देखें, हमें देखना है, हमें अपनी सोसाइटी को देखना है, हमें अपने माशरे को, अपने वतन को, अपने मज़हब को देख के ही चलना है। तो वैसे ही जिस हम वर्ड ही यूज़ करें तो जिस हम कैसे, लोगों का सोच भी तो गलत अजीब सी है। हाँ, नहीं, सोच भी गलत जाती है, लेकिन मेरी बात सुने, वो एक अनपढ़ और जाहिल वाला काम उन्होंने किया। वेस्ट में वो किस चीज़ के लिए स्लोगन यूज़ हुआ था, उन्होंने बस कॉपी पेस्ट उसको मार के यहाँ पे कर दिया, लकीर के फ़कीर वो बने और उन्होंने हमारी ख़वातीन के दिमाग ख़राब किए। अब आप ये मुझे बताएं कि अगर आपको एक दिन की आपके पास एक मैजिक स्टिक आ जाती है, तो आप उसको आपको ऑप्शन मिलती है कि पाकिस्तान से किसी बंदे को निकालना है, तो किसको निकालेंगे? नहीं, फिर भी मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं निकालूंगी नहीं, लेकिन आपको ये ऑप्शन मिली है। ओके, हाँ, मैं निकालूंगी ना, एक को नहीं निकालूंगी, पूरी की पूरी साथ में दुनिया उनके साथ निकलेगी। जितने ये नकली मौलवीज हैं जो दाढ़ी और टोपी पहन के एक्ट करते हैं मुसलमान होने का, और उनकी जो नज़रें हैं वहाँ से कुछ और दिख रहा होता है और अंदर से वो मौलवी साहब आए हैं जी, कुरान पढ़ने मौलवी साहब आए हैं, तो मैं उनको तबलीग भी करना चाहूँगी और मैं उनको निकाल देना चाहती हूँ। जो हमारे मज़हब को ख़राब कर रहे हैं, गलत पैगाम आगे लेके जा रहे हैं, आई डोंट लाइक देम, उसको यूज़ ना करें। Yes. तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा चांस की टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत एंजॉय किया। चीयर्स फॉर योर जर्नी विद जन्नत। तो हुरिया, अब टाइम होता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, इसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। हुरिया, आपने मुझे आपकी स्टोरी सुन के लगा कि क्योंकि मैं आपकी स्टोरी को अपनी थोड़ी सी स्टोरीज के साथ कंपेयर कर रही थी और कुछ स्टीरियोटाइप्स मुझे सेम लग रहे थे, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान में आर्टिस्ट पैदा होना भी एक स्टीरियोटिपिकल थॉट्स लोगों की हैं आर्ट के बारे में। कोई कह देता है मिरासी है, कोई कहता है ये गवैया है, अजीब अजीब से लफ्ज़ों में, और वही दूसरे मुल्कों में परफॉर्म करें तो उनको आइडियल के तौर पे सल्यूट करते हैं, स्पेशल जाके देखते हैं। तो मतलब ये डबल फेस खत्म होने चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ, बीइंग अ डोली, आपको क्या लगता है कि ऐसा स्टीरियोटाइप जो आप ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में हम ये वो स्टीरियोटाइप इस पेज पे लिखते हैं और सोसाइटी को दिखाते हैं कि आज हम अपने दिल से इसको निकालना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी सोसाइटी से ये स्टीरियोटाइप ख़त्म कर दें। तो आपके माइंड में क्या आता है वो आप इस पेज पे लिखें, जो आपको लगता है कि बीइंग अ ढोली या ढोल प्लेयर वो आपके साथ अटैच है वो स्टीरियोटाइप, और वो आपको लगता है कि आज आप
ये हमारी दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने ब्रेक करेंगे। आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं नीचे रखने के लिए। ओके, अब आप कैमरा के सामने ये दिखाएं। अच्छा, आई एम अ फीमेल, यस आई कैन प्ले ढोल। Yes. और ये जो मैसेज है, बाकी जो हमारे लिसनर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो लोग तो हजम कर लेते हैं कि अच्छा एक नया आर्टिस्ट है, ये प्ले कर रहा है। लेकिन जो हमारी ढोल कम्युनिटी है ना, उनको ऐसा लगता है अच्छा लड़की है, बजा लेगी, या इसको बजाना आएगा, या ये सीख लेगी, ये मुश्किल काम है, ये कैसे करेगी, और इतना स्ट्रेंथ वाला काम है। तो ये सब वो उन ढोल वालों के लिए है जो लड़कियों को ऐड नहीं करते, अपने ढोल कम्युनिटी में ज़रा सोचते हैं कि मतलब लड़की होने का एज ले रही होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने बैटल भी इसीलिए अनाउंस की, तो मैं इसके और हुरिया ने सिर्फ ये चैलेंज नहीं किया, करके दिखाया है, सबसे मजे की बात है। हाँ, स्टीरियोटाइप्स तो मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये स्टीरियोटाइप है कि कुड़ी है तो ढोल की बजाएगी, यू नो, आप ये सुनने में आता था आपके कि कैसे बजाएगी। हाँ, मतलब सुनना, किसी का क्वेश्चन मुझसे करना तो दूर की बात है, लोगों की नजरों में ना ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली नजरें नहीं आती। जैसे अच्छा, बजा रही है, बजा लेगी। अच्छा, अगर कोई लड़का बजा रहा है तो इतनी उसकी तरफ ध्यान से नहीं देख रहे होंगे कि इसकी गलती निकली है या नहीं निकली है, कोई लफ्ज छूटी है। लड़की बजा रही है तो देखेंगे पूरी पोजीशन है, हाँ कोई लफ्ज तो नहीं किया, लय तो नहीं छूटी। अब इतने बड़े आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि वो मेरी वीडियोस को बार बार देख के ना तो उसको असेस कर रहे होते हैं, यहाँ पे लय छूट गई है, यहाँ पे थोड़ा सा ठेका छूट गया। भाई इतनी गलती तो बच्चे को माफी दे देते हैं ना। अच्छा। लेकिन वो ज्यादा मतलब लड़की, अगर कोई लड़का बजा रहा है तो उसको इतना क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने पड़े होंगे जितने मुझे देने पड़े। और अपना आप मनवाने के लिए, म्यूजिक के पक्के बंदों में बैठ के अपना आप मनवाने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। और नाजरीन, ये स्टिग्मा जो एक डिफरेंट टाइप का था, और ये जो स्टीरियोटाइप जो हुरिया ने बताया, ये कुछ अलग था बाकी गेस्ट ने जो प्रेजेंट किया। तो हुरिया, थैंक यू फॉर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप इन आवर शो। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के फलाह बहबूद के लिए हुकूमती सतह पर प्रोजेक्ट्स का फकदान है। इस खला को पूरा करने के लिए सरकर्ता कम्युनिटी मेंबर्स ने अपनी मदद आपके तहत बहुत से कामयाब प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में आशी भट्ट साहिबा के बेघर फाउंडेशन का नाम सर फहरिस्त आता है। आशी भट्ट साहिबा ने बेघर फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ओल्ड होम की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकनार कराने के लिए आयशा जी ने अपनी तमाम जमा पूंजी को इस कामयाबी से इस्तेमाल किया और सोसाइटी के लिए एक कामयाब मिसाल कायम की। बेघर फाउंडेशन रचना टाउन लाहौर में वाक़या है और इस ओल्ड शेल्टर होम में 50 लोग अकोमोडेट करने की सलाहियत मौजूद है। आशी भट्ट साहिबा ने पाकिस्तान में कम्युनिटी मेंबर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद साल कबल एक्टिविज्म का रास्ता चुना। उनकी अनथक मेहनत की वजह से आशी जी का शुमार पाकिस्तान के सरकर्दा एक्टिविस्ट रहनुमा में किया जाता है। कम्युनिटी मेंबर्स की शनाख्त की तहरीक में उन्होंने काबिल क़दर खिदमात अंजाम दी। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान आशी भट्ट साहिबा ने सोसाइटी के पिसे हुए तबकात के लिए राशन का इंतजाम किया और उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील किया। आशी जी कम्युनिटी के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए मीडिया पर भी काफ़ी सरगर्म रहती हैं। आशी भट्ट साहिबा को हम उनकी काबिल कदर खिदमात के लिए ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनको ट्रांस आइकन ऑफ द वीक करार देते हैं। प्रिया, आपके साथ बात करके ना मैं बहुत एक सेंसिटिविटी टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं। बड़ी सेंसिटिव आप लग रही हैं, बड़ी ऐसे लग रहा है कि मतलब मुझे ये लग नहीं रहा कि मैं आज शो कर रही हूँ, बस मुझे लग रहा है कि ये ऑन गोइंग टॉक है और बातें चलती जा रही हैं।
और मुझे ना टाइम का ख्याल है टू बी ऑनेस्ट, और ना मैं बहुत सेंसिटिव टाइप का, मतलब मुझे लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो जाग गया है। तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट है इसका नाम है दिल की बात, और ये स्पॉन्सर किया स्वीट टूथ ने, जो जिनकी प्रोडक्ट्स, जिनके खाने, जिनके एम्बियंस दिल को छू जाती हैं। बिल्कुल। तो आपने इसमें सेगमेंट में बताना है कि क्योंकि आप एक, मुझे लगता है आप ट्रांस एलाय हैं, जो आप एक ऐसी रूह हैं जो एक ट्रांसजेंडर के लिए बहुत अच्छा सोचती हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं आप अक्सर जाते हैं उनके साथ वक्त भी गुजारते हैं। तो इस तरह के हुरिया जैसे लोग बहुत कम हैं जो दिल से, रूह से कम्युनिटीज़ के एक्सेप्ट करती हैं। तो हुरिया, आपके बीइंग अ ट्रांस एलाय, आपको क्या लगता है कि ऐसी बात जो आपके दिल में है, जो आपने कभी नहीं कही, या ऐसी कमिटमेंट या ऐसा कोई राज जो आज आप लिख के जाएंगी हमारे दिल की बात वाली बुक में, और इसके साथ अपना ऑटोग्राफ भी देंगी? अच्छा, ये मुझे लिखना है? हाँ, आपने लिखना है 1-2 लाइन्स में। ओके, और दिल की बात बोलनी है? हाँ, पहले लिखना है फिर बोलनी है। तो हम आपको ये दोनों बुकलेट बात देंगे। ना करीब करीब ही जाएगी। तो अच्छा, ओके, ठीक है। ये देखें, बहुत सारे हमारे गेस्ट आए हैं, उन्होंने सब ने अपने दिल की बातें लिखी हैं। तो आई थिंक ये हुरिया के लिए, हम हुरिया को प्रेजेंट करते हैं बुक, और हुरिया लिखेंगी अपने दिल की बात और नीचे ऑटोग्राफ देंगी। तो हुरिया, ओके। वाओ। तो समटाइम्स वुमेन इज द किंग। जरूरी नहीं होता कि हमेशा औरत जो है वो क्वीन ही बनती है, कभी कभी औरत किंग भी होती है। वाओ, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यू नो, बहुत अच्छा मैसेज है। तो दिल की बात भी यही है, ज़रूरी नहीं है जो लड़की दिखे वो लड़की होती है और जो लड़का दिखे वो लड़का होता है। मेरी लाइफ का अच्छी, मैं कई दफ़ा ऑन एयर बात बोलने लगी हूँ, और ये बाकी मेरे बहुत दिल के कहीं दूर दराज लगता है फर्स्ट जगह टाइम से कहीं बताने निकली है। लगी। बहुत अरसा मेरा ऐसा गुजरा जिसमें लोग मुझे भी ट्रांस समझते थे। अच्छा, कि मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ, और मैं एक्ट भी ऐसे ही करती थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा, यानी आपने कभी बुरा भी नहीं समझा? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। वाह। अब बचपन में मुझे याद है स्कूल लेवल तक, तो जब ये जो टेबलोज होते हैं और इस तरह होते हैं, तो वो मुझे अभी भी याद है, मैं उसमें एक्ट करती थी ट्रांस होने का। वाह। तो और जब मेरा बेटा पैदा हुआ, और मैंने बहुत, होता है ना एक माँ ने बच्चा पैदा किया, उसके बाद नॉर्मल हो गया, ठीक है बच्चा पैदा हो गया है, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, और मैंने कोई 1-1.5 साल तक जो है ना वो शोर मचाती रही कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मेरा बच्चा पैदा हुआ है। तो मेरे काफ़ी सारे लोग थे जो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम, सबकी बीवियां बच्चे पैदा करती हैं, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम ये कि इस दफ़ा मर्द ने बच्चा पैदा किया है, इसलिए 2 साल तक तुम यही चल रहा है, मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने बच्चा। तो जो रूह आप समझ लें मर्दाना है, और अभी अल्लाह मियां ने दे दिया है जिस्म जो है वो औरत का है, तो वो जो तबीयत है उसमें जो है ना वो थोड़ा सा ट्रांस का एक आता है, और बहुत अच्छा लगता है। और आपने इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए खुद को मनाया, खुद को प्रूव किया। आई थिंक आज के गेस्ट की ये बातें जो दिल को छूने वाली हैं, इसमें कोई भी आपको बॉक्सेस में बंधे हुए हम नज़र नहीं आएंगे। हुरिया ने अपनी लाइफ की ऐसे राज बताए हैं जो उन्होंने कभी किसी शो में नहीं बताए। हुरिया, हैट्स ऑफ टू यू। ये भी बड़ा एक, ये जर्नी है ही ऐसा जर्नी। अच्छा, अब बात पता है क्या, यहाँ पर तो बैठे हुए हम सिर्फ 2 हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ और आप सुन रही हैं। जब ये शो देखेंगे सब, तो तब पता चलेगा कितनी दुनिया ने ये बात को, वो होता यूं है कैमरे के, हमें ऐसा लग रहा था अच्छा कैमरा नहीं चल रहा, हम बातें करें, जब वो हम शो में देखते हैं, ओ माय गॉड मैंने ये भी बोल दिया था। लेकिन इसीलिए तो इसका नाम है दिल की बात, और आपने दिल की बात को बाखूबी निभाया है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शो के स्पॉन्सर्स जो उनसे हैं, उन्होंने स्पेशली स्वीट टूथ ने, और इसके अलावा हमारे जो शो के स्पॉन्सर है ट्रैक टी, HRC, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी और DK, ये सब स्पॉन्सर्स हैं। और आपके लिए शनैन्स ब्रांड स्पेशली जो हमारे कपड़े, ड्रेसिंग, और उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है, तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच स्वीट टूथ और शनैन्स की तरफ से। सो दिस इज अ गिफ्ट
फॉर यू फ्रॉम शनांस। मैं Thank चाहती you very हूँ much, thank ये you. कप आप इसमें चाय पिए और हमें याद करें। श्योर। ये मेरी कलेक्शन में एक और इजाफा होगा। इजाफा। नाइस। जीती रहो जन्नत, ये बहुत Thank खूबसूरत you. लग रही हो। हुसन है आपका। और ये ओपन करके दिखाएं। शनांस Okay. स्पेशली उन्होंने भेजा है आपके लिए। थैंक यू gift भी कह दिया उन्होंने। वेलकम शनाज। ओह वाओ। अच्छा, इसको खोलूं फर्दर? हाँ, देखें और इसको खोल के फिर मैसेज दें। क्या आपको लगता है इस गिफ्ट की क्या वर्थ है और क्या मैसेज ओके देना चाहते हैं? राइट। तो अच्छा, नाज़रीन, हुरिया, गिफ्ट की वर्थ नहीं होती। गिफ्ट में नहीं, तो इसमें मोहब्बत एक होती है ऐसा ना। इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, उसकी वर्थ आजकल बतानी बहुत जरूरी है, यू नो। अच्छा, मोहब्बत से हो। हाँ, इम्पोर्टेंस एक्चुअली मैं कहना चाह रही हूँ कि इम्पोर्टेंस। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी। पता है मैं तो ढूंढ रही थी डिजाइनर मास्क। वाओ वाओ। आई होप यू लाइक्ड इट। यू आर शनाज का thank you करते हैं। वेलकम। थैंक यू शनाज। और यार इससे और कौन सा अच्छा हो सकता है? देखिए सेफ्टी, ये Oh my सेफ्टी की God. वर्थ बहुत और ज्यादा है। हाँ, और importance, केयर भी हाँ। और सब। अच्छा, इनका टैग एक और उतार के मैं ये पहन के भी दिखाना चाहूंगी। यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डिजाइनर मास्क ढूंढ रही थी आजकल। तो आप इनसे मजीद ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते sure. हैं शनांस के स्पेशल मास्क। नाज़रीन देखें, कोविड की आपको पता है क्या सूरत हाल है, तो प्लीज़ स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क। और इसीलिए हम अपने गेस्ट को भी SOPs फॉलो करते हुए ये मास्क गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसे है, ऐसे है। ऐसे जबरदस्त। पता चल रहा है कि ये मास्क नहीं पहनती। यस, थैंक यू सो मच जन्नत, थैंक यू सो मच। सब जितने भी ब्रांड्स का नेम जन्नत ने बोला उनको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआएं जो है उनके साथ है। मौला उनका इसी तरह से लंगर जो है वो लगाए रखे। और जाने से पहले हम हुरिया का ढोल सुनेंगे, ढोल प्ले करेंगे हमारे लिए, और वह हम ढोल डेडिकेट करेंगे गूंगा साईं जी को, जो कि अब हमारे साथ नहीं लेकिन हमारे दिलों में ज़िंदा है। और जाते जाते हम एंड करेंगे इस ढोल बीट पर, और हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड पर मिलेंगे।